हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए थे 2022 में, उनके बारे में बात करेंगे। यूजीसी नेट पेपर वन के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। कारण क्या है? क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट्स हैं। ये आगे अभी जो हम एग्जाम देंगे उनमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट्स हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और ये जो पेपर वन है, आपको पता है सेट में भी बहुत काम आने वाला है। राजस्थान सेट अब आ गया है, आपको पता है एमपी सेट की भी बातें। तो अब सेट में भी बहुत जरूरी है और यूजीसी नेट के पेपर वन में भी जरूरी है। तो बहुत अच्छे से शांति से, ये परीक्षाओं का दौर है तो शांति से पढ़ने की बात है फ्रेंड्स, ठीक है। चलो हम बात करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में। और इससे पहले कि कुछ पीवाईक्यूज के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG, ठीक है। और इस पे हमने इसी एग्जाम के लिए, जो फैब मार्च में होने वाला एग्जाम है, इस एग्जाम के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। ओनली 999 में ये क्रैश कोर्स है। और इसके जो रजिस्ट्रेशन है, आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं 17 जनवरी तक। कब तक करवा सकते हैं? 17 जनवरी 2023 तक इसका रजिस्ट्रेशन है, वो आप सीट बुक करवा सकते हैं। इसकी जो पहली क्लास होगी वो 17 जनवरी को इवनिंग में ही होगी फ्रेंड्स। और ये क्लासें कब तक चलेगी? 17 जनवरी से लेके फ्रेंड्स, और ये क्लासेस चलेगी अपनी 21 फैब तक। यानी कि आपका ये क्रैश कोर्स है, ये एक रिवीजन सेशन होगा प्रॉपर। इसमें 10 की 10 यूनिट होगी, तो इतने दिन में हो जाएगा। और आपका जो कोर्स की वीडियोज रिकॉर्डेड रहेगी वो 17 मार्च तक रहेगी, क्योंकि कुछ एग्जाम मार्च में भी है। तो अब बाद में आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और इस ऐप पे 3 मंथ के भी सेशन है, 6 मंथ के भी लिए हैं। डिटेल्ड कोर्स विद एमसीक्यू जो जून वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप जाके जो आपको सेशन ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, वो भी, उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे फिर कुछ और बातें डिटेल में आपको इसके ऐप के बारे में बात करूंगा, लेकिन वो लास्ट में बात करूंगा। चलो अब ये क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेशन से है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में बाधाओं के सही क्रम की पहचान करिए। आपको कुछ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं वो दिए गए हैं, जैसे फिजिकल यानी कि भौतिक बैरियर आ सकता है, परसेप्चुअल अवधारणात्मक बैरियर आ सकता है, इमोशनल बैरियर भी आ सकता है, भावनात्मक, कल्चरल बैरियर भी आ सकता है जो सांस्कृतिक होता है, और सिमेंटिक यानी कि लैंग्वेज संबंधी, भाषा संबंधी बैरियर ये आ सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि ये सही सीक्वेंस क्या होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर आने का। एक सीक्वेंस कौन सा रहेगा? पहले किसको रखोगे, फिर किसको रखोगे, फिर किसको रखोगे, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस जैसे लिखा हुआ है वो एक सही सीक्वेंस है। पहले फिजिकल, फिर परसेप्शनल, फिर इमोशनल, फिर कल्चरल और सिम्नेटिक। ये सिम्नेटिक क्या है? एक भाषा संबंधी बैरियर होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ABCDE। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है ये जो बैरियर्स हैं, ये जो बाधाएं हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संचार में। फिजिकल में कौन कौन सा आएगा आपको पता है? डिस्टेंस आ गया, नॉइज आ गया, ये सब फिजिकल में। इन्वायरमेंटल कंडीशंस वगैरह जो भी चेंज होती रहती है उसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन प्रभावित हो जाए, तो ये सारा आता है फिजिकल में। तो इसके सीक्वेंस को ऐसे याद रखना है, फिजिकल, परसेप्शनल, इमोशनल, कल्चरल और सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? भाषा संबंधी बैरियर जो आता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। इस सेकंड क्वेश्चन की बात सुन लो। ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेंटिक बैरियर। जो हमने पीछे ही बात करी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दार्थ बाधा है? कौन सा शब्दार्थ, शब्दों की बाधा है लैंग्वेज वाली? तो इसमें एक शब्द है दैट इज कॉल्ड रेडुडेंसी इन राइटिंग, लेखन में अतिरेक। ये हम बात करते हैं, रेडुडेंसी क्या होती है? जब आप कुछ चीजें एक्स्ट्रा में लिख देते हैं। जैसे आप कई बार बोलते हैं कि मैं SBI बैंक गया, तो आपने SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की SBI की फुल फॉर्म भी तो ये है। ATM मशीन गया, तो लेकिन ATM में M का मतलब भी तो मशीन है। तो ये जो हम रेडुडेंसी यूज करते हैं राइटिंग में, ये एक बैरियर है जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर, यानी कि लेखन में अतिरेक कर देते हैं। अगर इन पोर्शन को हटा भी दिया जाए और अगर इनको जोड़ भी दिया जाए तो उनके चीजों पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ एग्जैक्ट सेम कलर का है, या फिर मैं ऐसे बोलूँ सेम कलर का है, कोई दिक्कत नहीं,
समझ रहे हो? तो ये जो रेडुडेंसी है राइटिंग में, अतिरेक है लेखन में, ये एक बैरियर है। और कौन सा बैरियर है ये? शब्दार्थ का है, यानी कि सिमेंटिक बैरियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। याद रखना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे कंसेप्ट को भी अच्छे से रखना है, ध्यान में रखना है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैच करने का, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप कर दोगे। कुछ कम्युनिकेशन चैनल दिए हुए हैं, जैसे ब्लॉग करते हैं ना, ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, टेलीविजन है, पीरियोडिकल्स जिसको आवर्तकाल बोलते हैं, और कलेक्शन साइट्स, और आपको मैच करना है। तो ब्लॉगिंग क्या होता है? ब्लॉग्स तो आप सारे दिन शब्दों में यूज करते हो इतना सारा। सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग क्या है? सोशल मीडिया। ब्लॉग्स लिखते हैं ना, ये किस पे लिखा जाता है? सोशल मीडिया पे। तो ए का 3 है, और ए का 3 अगर देखो तो इस फोर्थ ऑप्शन में ही है। यहां से आपका क्वेश्चन बन गया और आगे चल सकते हैं। लेकिन नहीं, मैं तो क्वेश्चन सारा ऑप्शन चेक करूंगा, मेरे पास तो बहुत टाइम है, मैं तो सारा टाइम वेस्ट करूंगा, ऐसे नहीं करना है। यहां समझ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में एक ऑप्शन का पता लग जाए तो आगे बढ़ा करो, ठीक है। चलो, टेलीविजन क्या है आपको पता है, टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस बात को आप जानते ही हो। और पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? जो कुछ समय बाद, जैसे 7 दिनों में कोई पत्रिका आती है, 3 दिन में आई, मंथली होती है, तो ये एक प्रिंट मीडिया होता है पीरियोडिकल्स, ठीक है ना। पीरियोडिकल मतलब टाइम से लिया गया है, समय, कहते हैं ना साप्ताहिक होना, है ना, मासिक पत्रिका आना, ये एक प्रिंट मीडिया है। तो ये हो गया। और कलेक्शन साइट तो आपको पता ही है, www वर्ल्ड वाइड वेब है, ये कलेक्शन साइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया? फोर्थ इज द राइट आंसर, याद रखना है शांति से, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी सुन लो। ये कह रहा है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, थ्रू अटेंशन फ्रेम इट इज पॉसिबल टू असेस द रेट एट विच कम्युनिकेटेड कंटेंट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द पीपल। यानी कि ध्यान फ्रेम के माध्यम से उस दर का आकलन करना संभव है जिस पर संप्रेषित सामग्री को लोगों के ध्यान में लाया जाता है। अगर आप इसको बेसिक सी बात करो, आप अटेंशन फ्रेम की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि अटेंशन फ्रेम की वजह से ही हम कौन सा कंटेंट हम बात कर रहे हैं, किस कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। या फिर अगर अटेंशन फ्रेम अच्छा है तो हम सही से उसको ध्यान में ला सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, अटेंशन फ्रेम का तो बहुत अच्छा रोल होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड देखो क्या कह रहा है, इन मॉडर्न सोसाइटीज द अटेंशन फ्रेम्स आर यूनिफॉर्म, अनरिफाइंड एंड नॉन इंटरैक्टिव। क्या इन बातों से सहमत हैं आप कि आधुनिक समाज में अब दुनिया में उपलब्ध सभी जो फ्रेम है उनके ध्यान में रखा जाता है, तो ध्यान फ्रेम एक समान है, अपरिष्कृत है और गैर संवादात्मक है? ऐसा तो नहीं है, ये तो गैर संवादात्मक तो नहीं है भाई, गलत बात है। आधुनिक दुनिया में तो ऐसा है ही नहीं, मॉडर्न टाइम में तो बहुत कुछ अब चेंज हो चुका है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। तो इसमें ऐसा कौन सा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो ऑप्शन आ गया थर्ड, इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आया ना क्वेश्चन? चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है, इन सिंबॉलिक कम्युनिकेशन पावर ऑपरेट्स थ्रू इमेजेस। प्रतीकात्मक संचार में शक्ति छवियों के माध्यम से संचालित होती है। यानी कि जो हम सिंबॉलिक कम्युनिकेशन करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसमें इमेजेस के थ्रू भी करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इमेजेस होंगे, इशारे होंगे, ये सब किस में आते हैं? सिंबॉलिक कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। जैसे रोड साइड पे इमेज लगी हुई है कि ऐसे मुड़ना है, ऐसे होता है, तो वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सच एन एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर डजंट एग्जिस्ट इन अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। शक्ति का प्रयोग करने का ऐसा लाभ अन्य प्रकार के संचार में मौजूद नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये इसका एक अच्छा रूप है, इमेज जैसे अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे संचार में ये पावर नहीं है, औरों में भी तो पावर है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इसी में ही सब कुछ है, नहीं, औरों में भी है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आई बात? क्योंकि आपको पता है असर्शन, रीजनिंग और स्टेटमेंट्स के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से चीजों को करना है प्लीज, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व, मानव संचार में क्या क्या चीजें शामिल होती है। ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं तो क्या क्या चीजें शामिल होती है? मैसेज ट्रांसमिशन होता है, संदेश का संचरण होता है, मैसेज का तो होगा, ठीक है, बिल्कुल होगा, कोई मैसेज होगा तभी तो बात करोगे। सर मैं तो बिना मैसेज भी बात कर लेता हूँ, तो रैप्टे पढ़ेंगे, ठीक है। तो संदेश का संचरण होगा,
मैसेज रिसेप्शन, संदेश का रिसेप्शन करने वाला, स्वागत मतलब संचार लेने वाला भी तो होगा कोई संदेश जिसको बोल रहे हो, ठीक है। कई बार मैं दीवारों से बात करता हूँ, आप पागल हो चुके हैं। नहीं सर, वो आत्म मंथन है। ओके, दोनों ठीक हो गया। तीसरा है वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। ऐसा तो होता ही है, वर्बल भी होगा, कुछ शब्दों में भी बात होगी और कुछ इशारों में भी बात होती है, ठीक है ना। जैसे आई आंखों ही आंखों में बात होना ओक्यूलेसिक्स होता है, आपको पता है ना। बॉडी लैंग्वेज काइनेस्थेटिक होता है ना, ये सारी चीजें। तो ये तो है, तीन तीन ही चूज करने हैं तो हो गया ABC, बात खत्म, है ना। ये लो, ये तीनों ही बड़े अच्छे हैं। लास्ट वाले क्यों नहीं होगा, पावर पैकेज मैसेज ओनली। ऐसा थोड़ी है कि पावर पैकेज ही होता है, ऐसे थोड़ी है, कोई प्यार से भी बात होती है, सिर्फ पावर पैक की बात थोड़ी है कि फोर्सफुली बात होगी, ना ना ना। मैसेज फॉर नॉन कंजप्शन, अरे नहीं, उपभोक्ता तो होगा तभी मैसेज होगा, किसी को तो बोलोगे ना, तो दो वाले नहीं होंगे नीचे, DE नहीं होंगे, ABC इज द राइट आंसर। चलो बहुत शानदार, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज ऑफन डिराइव्ड बाय। ग्रेपवाइन संचार अक्सर किसके द्वारा संचालित होता है। ग्रेपवाइन शब्द आपको कुछ याद आया, जब हम संचार या कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो उसको हम डिवाइड करते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन करते हैं, रिलेशन के आधार पे भी करते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। फिर हम बात करते हैं अनौपचारिक जो है, इनफॉर्मल जो है, उसको हम ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, जो हम एज ए प्रूफ नहीं ले सकते, जो लिखित में नहीं होता, वो एक ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, ठीक है। तो आपसे पूछा है और ग्रेपवाइन संचार अक्सर किसके द्वारा संचालित होता है, कौन संचालित करता है, आपको पता है, जो एक हमारा सोशल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉय बन जाता है ना, वापस में ओ यहाँ ये होगा, अब ये होगा, कोई कोई ऐसा थोड़ी है वहां पे लिखित में होता है, लेकिन ये आपस में वर्बली चलता रहता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। तो ये कौन सा हो गया, सोशल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयज जो होता है, बातें चलती रहती है ना, आज ये होगा डिपार्टमेंट में, आज ये होगा, ये होगा, वो होगा, बस ये। ऐसा नहीं है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेकार ही होता है, अच्छा भी होता है। कई बार क्या होता है, टाइम से चीजें पहुंच जाती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना होकर टाइम कंज्यूमिंग कम रहता है, तो ये सारी चीजें भी है। इसका ऑप्शन का राइट आंसर क्या है, फोर्थ है, सोशल नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयज। समझ में आ गई बात, हाँ जी सर आ गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी भी सुनो। कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन इज ऑफर डिस्क्राइब्ड एज। संचार आशंका को अक्सर इस रूप में वर्णित किया जाता है। जो कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संचार में जो आशंका होती है, ये कई बार कम्युनिकेट नहीं कर पाते ना, संचार में बड़ी आशंका होती है, वो किस रूप में वर्णित करोगे। यहाँ पे सारे है ना, आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है सबके ऑप्शन सेम से लग रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है सोशल एंजाइटी है, ये एक सामाजिक चिंता है, सोशल एंजाइटी हो चुका है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं ना, सामाजिक चिंता, बात नहीं कर पाते, कुछ भाषा को बहुत कुछ मान लेते हैं, है ना। तथाकथित बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बहुत बड़े बड़े, वो भाषा को सब कुछ मान के बैठ जाते हैं, ये भाषा आएगी तभी महान है, भाषा को ज्ञान समझ लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भाषा है, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे, इन कम्युनिकेशन चैनल रिचनेस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। संचार के मामले में चैनल समृद्धि सबसे अधिक कहां पे होगी, बताइए भी, सबसे बढ़िया कहां पे होगी। अरे किसी के फेस टू फेस बात करके तो देखो आप, सारा कुछ बेस्ट है ना, सब सारी बातें पहुंचेगी। फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं ना, आमने सामने जब बातचीत करते हैं, करिए क्या कभी आमने सामने बातचीत, नहीं सर आमना सामना कभी हुआ ही नहीं, ठीक है ना। फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है ना, आमने सामने बातचीत होती है, तो हाईएस्ट रिचनेस रहेगी, बहुत बढ़िया। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या कहता है इसकी भी सुन लो। ये कह रहा है लैंग्वेज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर श्योरली सोशल प्रोडक्ट्स। भाषा और संचार के अन्य प्रतीकात्मक साधन निश्चित रूप से सामाजिक उत्पाद है। बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है, देखो जो भी आप सिंबल्स का यूज करते हो, लैंग्वेज का यूज करते हो, वो एक सोशल प्रोडक्ट तो है ही। किसी समाज में उनका मतलब क्या होता है, किसी जगह उसका मतलब क्या निकलता है, तो अकॉर्डिंग टू हमें सामाजिक उस सोशल कंडीशन के अकॉर्डिंग इन चीज़ों का यूज करना होता है। ये बिल्कुल 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 सही बात है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कम्युनिकेशन मीडिया ऑलवेज प्रोवाइड ए फील गुड फैक्टर टू द देयर यूजर्स। ऐसे थोड़ी है कि संचार माध्यम हमेशा जो उपयोग करता है उनको फील गुड फैक्टर प्रदान करते हैं, ना ना, कईयों को फील बैड भी होता है, ऐसा थोड़ी है ना। किसी के बारे में अगर अगेंस्ट होगा तो उसको तो बुरा ही लगेगा, हमेशा फील गुड वाली बात थोड़ी है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल गलत है।
स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इम्प्लाइड। ये कह रहा है अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं ना, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, सैन क्या होता है, पैन क्या होता है, ये बातें होती है ना। इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, ये सारी बातें होती है। तो उसी में से आपको अकॉर्डिंग टू एरिया इस बात को बताया है, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, कि सबसे छोटा कौन सा होगा, उससे बढ़ता हुआ कौन सा होगा। तो आपको पता है सबसे छोटा इसमें कौन है? लैन है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, विद इन बिल्डिंग हो गया, तो सी सबसे छोटा। उसके बाद क्या होगा? ये WAN है, तो ये तो वाइड एरिया नेटवर्क है, ये तो बड़ा होगा। तो बीच में मैन आ गया, तो ये कौन सा होगा? CAB। अब आप मैन की फुल फॉर्म बता दो मेरे को, है ना सर? आप ही बता दो ना, क्यों? आप भी तो बता दो कुछ। सर बता देंगे पक्का। चलो फिर तो ठीक है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा लैन है ना, सबसे बड़ा वैन है ना, और बीच में आ गया मैन। हाँ ठीक है, तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन, CAB, लैन, ठीक है, मैन और वैन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है। कंप्यूटर टर्म्स है कुछ, जैसे हब है, जॉयस्टिक है, नोटपैड है, एंड्रॉइड है, और इधर कुछ इनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हब क्या होता है? हब एक नेटवर्क सिस्टम है। आपको पता है हब क्या है? एक नेटवर्क सिस्टम। जैसे हब होता है, ब्रिज होता है, स्विच होता है। ये क्या करता है? एक नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क को तैयार करता है, नेटवर्किंग सिस्टम है। ठीक है ना, कि जैसे ब्रिज बनाते हैं एक नेटवर्किंग में, ठीक है, हब बनाते हैं। हब होता है वो लेस इंटेलिजेंट में आता है, सबसे लेस इंटेलिजेंट, सारे मैसेज सबको दे आता है। ठीक है, स्विच होता है वो सबसे इंटेलिजेंट होता है, जिस नेटवर्क को मैसेज देना होता है, जिस सिस्टम को देना होता है उसी को देता है। ब्रिज होता है वो थोड़ा इन दोनों के बीच का रहता है। ये एक नेटवर्क सिस्टम है हब। ठीक है, तो ए का आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलो जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक हम बात करते हैं ना, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। तो जॉयस्टिक क्या होता है? वो गेम इनपुट ही देते हैं ना, तो जॉयस्टिक एक इनपुट है। तो ए का 4 है और बी का 1 है। तो देखो कहाँ है, ए का 4, बी का 1, बी का 1 कहाँ है? देखो ए का 4, बी, ए का क्या होगा, सॉरी, ए का 3 है और बी का 1 है। तो ए का 3, बी का 1, ये दो ऑप्शन साथ साथ चल रहे हैं। आगे देखते हैं। एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड, एंड्रॉइड तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अरे एंड्रॉइड बिना फोन चल जाएगा क्या? और ऐसा सिस्टम जिसके बिना आपका सिस्टम ना चले, यानी कि ऑपरेट कर रहा हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एंड्रॉइड एक क्या है? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि डी का 2, तो डी का 2 इसमें आ गया, इसमें आ गया। और ये जो कौन बच गया? नोटपैड है, ये एक टेक्स्ट एडिटर हो ही गया। तो ये आ गया सी का 4, यानी कि राइट आंसर इसका आ गया थर्ड। कौन सा आ गया? थर्ड आ गया। कौन सा आ गया? थर्ड इज द राइट आंसर। इसको ध्यान से समझना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो रोम रोम में बसने वाली बात आ गई। ठीक है, क्या कहता है? रैम और रोम के बारे में पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। रोम इज रियल ऑप्टिकल मेमोरी कह रहा है। ना ना ना, ये तो रीड ओनली मेमोरी होता है। काटो ए को, यहीं से काट दो। तो ए कटा तो ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, अब दो ही ऑप्शन बच गया। पहला, सेकंड क्या कह रहा है? स्टोर रैम स्टोर द इंस्ट्रक्शन यू आर करंटली वर्किंग ऑन। रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उसी को एक्सेस करने का काम करता है। तो बी तो आएगा ही आएगा। अगर बी आएगा ही आएगा तो नीचे वाला भी कट गया। राइट ऑप्शन कौन सा है? सेकंड, ये लो सेकंड ऑप्शन। ये एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। चलो हम और बात करते हैं। रोम स्टोर द BIOS, बिल्कुल, क्योंकि रोम क्या होती है? परमानेंट मेमोरी होती है। जब आप ऑन करते हो तो BIOS होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है ना, तो रोम क्या करता है? परमानेंट में है, तो BIOS किस पे काम कर रहा है? रोम पे। ये तो है ही है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। और रैम अलाउज द यूजर एंड रीड एंड राइट डाटा, बिल्कुल ठीक बात है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। लेकिन ई देखो क्या कह रहा है? बोथ रैम एंड रोम
लॉस देयर डाटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ना ना, क्योंकि रोम तो है वो परमानेंट है, रैम के डाटा जैसे ही टर्न ऑफ होंगे तो चले जाएंगे। रोम तो परमानेंट है क्योंकि रोम में बसने वाला परमानेंट होता है, तो इसके डाटा तो नहीं जाएंगे। तो किसके, तीन, बी, सी और डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कैसे मेमोरी इज वोलेटाइल मेमोरी एंड इज मच स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे कैसे, हमने एक ट्राइंगल बना के पढ़ा होगा, आपको याद है, ये सीपीयू होता है और सीपीयू के सबसे पास रजिस्टर, फिर कैसे मेमोरी, फिर प्राइमरी या मेन मेमोरी या फिर आप रैम लिख सकते हो, और फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी रजिस्टर मेमोरी की, उसके बाद कैसे मेमोरी की, उसके बाद रैम की और उसके बाद सेकेंडरी की। तो आप देखो ये कह रहा है ये जो कैसे मेमोरी है स्लोअर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी। ना स्लो कहाँ है, ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से फास्ट है, सीपीयू के पास जल्दी पहुंचेगी। तो इसको तो काटो, पहले को काटो, काटो, काट दिया सर। सीडी, डीवीडी एंड मैग्नेटिक टेप्स आर ऑल ऑप्टिकल मीडिया डिवाइस। कैसे कहते हो आप, सीडी डीवीडी तो ठीक है ऑप्टिकल है, लेकिन मैग्नेटिक टेप्स कहाँ से होगी, ये तो मैग्नेटिक फील्ड पे होगा, है ना, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह होगी, ये मैग्नेटिक है, ये सब ऑप्टिकल नहीं है। तो ये भी गलत हो गया भाई, इसको भी काटो, तो दोनों ही गलत हो गए। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, चलो बहुत बढ़िया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, विच इंडियन एक्ट मेक इट इलीगल टू नोइंगली स्प्रेड ए कंप्यूटर वायरस। कौन सा भारतीय अधिनियम जानबूझकर कंप्यूटर वायरस फैलाना अवैध बनाता है। कौन सा ऐसा एक्ट है, तो याद रखना ऐसा एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये याद करना है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रख लेना। ये एक एक्ट ऐसा है जो अगर आप कंप्यूटर वायरस फैलाते हो जानबूझ के तो ये इलीगल माना जाएगा। कौन से एक्ट के तहत, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत। ठीक है, चलो ये सारे के सारे ये क्वेश्चंस अपने थे। अब मैं आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं फ्रेंड्स, जो विलिंग है वो सुन सकते हैं क्या क्या है। देखो इसमें एक तो अपनी ऐप है प्ले स्टोर में, आपको पता है SWMG। ठीक है, इसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मैं प्रोसेस बता देता हूँ। SWMG आपने ऐप को इंस्टॉल किया, ठीक है, प्ले स्टोर से, उसके बाद आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करो। जैसे ही रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे आपका अपना नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें, ठीक है। और जैसे ही आप ये पेज खोलेगा तो ये पेज कोर्स पेज आए आप, और कोर्स पे जाके यहाँ पे पेपर 1 के लिए कोर्स है और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस EVS के लिए भी कोर्स है। तो पेपर 1 के लिए यहाँ पे क्रैश कोर्स भी चल रहा है फेब और मार्च एग्जाम के लिए, जो 2023 में अभी होने वाला है इस एग्जाम के लिए। प्लस यहाँ 3 मंथ्स का भी सेशन चल रहा है और 6 मंथ का भी है। ठीक है, डेली लाइव सेशन होता है, अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। जो RSET की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि सेम सिलेबस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। और अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको हम 17 जनवरी तक उसका रजिस्ट्रेशन है, अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है 17 जनवरी तक, क्योंकि ये क्रैश कोर्स के लिए है। और इसकी क्लासेस 17 जनवरी से इवनिंग से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी, 21 फेब तक चलेगी। ठीक है ना, इसमें क्रैश कोर्स है, ये 10 की 10 यूनिट्स आपकी फास्ट रिवीजन होगा। और उसके बाद ये आपकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 17 मार्च तक रहेगी, क्योंकि आप ये रिकॉर्डेड आपके पास वीडियोस रहेंगे आप, क्योंकि कुछ एग्जाम मार्च में भी है। तो आप अगर विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रेज हैंड का भी ऑप्शन है, अगर कोई डाउट है तो आप रेज हैंड करके डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को। और नोट्स भी मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेंगे, और लाइव नहीं देख सकते तो रिकॉर्डेड सेशन भी रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है फ्रेंड्स, और अपना चित्त आप शांत रखें, आप हमेशा खुश रहें और इसी तरह से पढ़ाई करते रहें। सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।